हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। अरेस्ट को लेके आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, मैं आपको अरेस्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। अब ये जो अरेस्ट है, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। हम सब इंडियंस ने इस शब्द को बहुत बार सुना है और बड़ी भली भांति हम इस शब्द को समझते भी हैं। कभी हमारे देश का कोई बड़ा बॉलीवुड सेलेब अरेस्ट हो जाता है, तो कभी कोई बड़ा यूट्यूब स्टार। और हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं और जितने भी अखबार हैं, वहां पे इस शब्द का बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक अरेस्ट कंप्लीट कैसे होता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब कभी भी कोई जज किसी पुलिस वाले को इस बात के लिए अलाउ करता है कि वो किसी पर्सन का अरेस्ट कर ले, तभी एक अरेस्ट होता है। हां, इस बात का एक्सेप्शन ये है कि अगर कभी कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी कि कोई बहुत सीरियस ऑफेंस है जैसे कि रेप या मर्डर, तो पुलिस वाले के पास ये पावर होती है कि वो इमीडिएटली अरेस्ट कर सकता है बिना जज की परमिशन के। लेकिन अगर आप इस चीज के एसेंस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी इंसान को जेल भेजने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो जज का होता है। यानी कि वही इस बात को तय करते हैं कि वो अरेस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे और कितने समय के लिए रहेंगे। इस अरेस्ट के मतलब को समझ के आपके दिमाग में कभी भी यह सवाल आया कि वो जज जो किसी दूसरे पर्सन का अरेस्ट करवाते हैं, क्या कभी उनका भी अरेस्ट हो सकता है? अगर आप ये सवाल मुझसे पूछे तो मैं बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा। उसका जवाब है जी हां, बिल्कुल, एक जज का भी अरेस्ट हो सकता है। लेकिन ये जज का अरेस्ट और एक नॉर्मल पर्सन का अरेस्ट आपस में बहुत ज्यादा अलग है। यानी कि जब कभी भी किसी जज का अरेस्ट होता है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर्स हैं और अलग तरीका है, जिसको आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और अगर हम दूसरे हैंड पे कंपेयर करें तो जो एक नॉर्मल पर्सन का अरेस्ट है वो एग्जैक्टली वही है जो हमारे लॉज में और हमारी रूल बुक्स में लिखा हुआ है। अब एक जज का अरेस्ट हो तो सकता है, ये हमने देख लिया, लेकिन उसका तरीका क्या होगा उसको आगे समझते हैं। इस तरीके को समझने के लिए आपको सुननी होगी एक कहानी। लेकिन चिंता मत करिए, ये कहानी मैंने नहीं बनाई है, ये कहानी है एक केस की, और इस केस का नाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि हमारी देश की सबसे ऊंची अदालत ने इस बात को तय किया कि एक जज को अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जाएगा तो उसका तरीका क्या होगा। चलिए आज के इस केस में हम उसको फटाफट समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, और तय करते हैं इस बात को कि एक जज को अरेस्ट कैसे किया जाए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसमें जिस भी चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो हाइपोथेटिकल नहीं, एकदम रियल किस्सा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे किरदारों को। यहां पे जो मुख्य किरदार है वो है मिस्टर NL पटेल सर का, जो कि एक जज थे और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे थे। और ये एरिया कौन सा था सर? नादियाद। अब ये बात कब की है सर? ये बात है अक्टूबर 1988 की, यानी कि आज से कई साल पहले इसी बात को तय कर लिया गया था कि एक जज के अरेस्ट में क्या प्रोसेस होगा। तो जो मिस्टर पटेल सर थे वो CJM की पोजीशन को होल्ड करने गए नादियाद। जब इन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया तो बहुत जल्द उनको इस बात को समझ में आया कि वहां की जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज हैं वो उनका कॉपरेशन सही तरीके से नहीं कर रही हैं और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। कैसा काम? जब कभी भी किसी नोटिस को सर्व करना है तो वो काम सही से नहीं हो रहा है, जब कभी भी किसी समन को सर्व करना है तो वो काम सही से नहीं हो रहा है। और इस बात से जो पटेल सर थे वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए, यानी कि नाराज हो गए अपनी लोकल पुलिस अथॉरिटीज से। अब इसके बाद क्या हुआ? अगर एक जज है और वो पुलिस से नाराज है तो उसको डरने की बात तो है नहीं, तो उन्होंने भी बिना डरे काम किया। और वो काम क्या था सर? उन्होंने कंप्लेंट करी वहां के लोकल SP से, यानी कि पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं उनको उन्होंने कंप्लेंट करी और बताया कि आपके कुछ अधिकारी जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसा कि आप गेस कर सकते हैं कि अगर आपके सीनियर के ऊपर आपकी कंप्लेंट हो जाए तो आप थोड़ा परेशान तो होंगे। एग्जैक्टली यहां पे भी यही हुआ। जब ये कंप्लेंट गई तो इस बारे में पता चला किसको सर? वहां के लोकल इंस्पेक्टर को, जो काम करता था पटेल सर के साथ। अब इनका नाम क्या था सर? इनका नाम था मिस्टर SR शर्मा, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे नादियाद एरिया के। अब जैसे ही इनको पता चला कि जज साहब ने एक कंप्लेंट कर दी है उनके अगेंस्ट, तो उनको आया बहुत ज्यादा गुस्सा और उन्होंने बोला कि मैं अपने पूरे स्टाफ को उनके कोर्ट रूम से बाहर निकाल दूंगा और मैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कॉपरेशन नहीं करूंगा। यानी कि आपको यहीं से दिख रहा होगा कि जज वर्सेस पुलिस यहां पे शुरू हो गया। इसके बाद समय आता है अप्रैल 1988 का। इस समय क्या हुआ सर? जैसे ही उनका स्टाफ को वापस बुलाया गया तो जज साहब हो गए इससे बहुत ज्यादा नाराज और उन्होंने रेज करी 2 कंप्लेंट्स। किसके अगेंस्ट? एक इंस्पेक्टर साहब के अगेंस्ट और एक उनके स्टाफ के अगेंस्ट। यानी कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे पुलिस वर्सेस जज का जो राइवलरी है वो शुरू हो चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बात आई 25 जुलाई 1988 की। वहां पे क्या हुआ? वहां पे जज साहब ने बोला कि एक कंप्लेंट दायर करें, एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करें 14 लोगों के अगेंस्ट। ये बात किसको कही उन्होंने? जज साहब ने कही पुलिस वाले को, यानी कि इंस्पेक्टर साहब को, शर्मा साहब को। अब लेटर वो जो 14 लोग थे उन्होंने क्या किया? एक अपॉलॉजी करी, यानी कि उनसे माफी मांगी और जज साहब ने बोल दिया कि आप इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट को आगे मत बढ़ाइए।
इस बात से जो पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि अब तो मैं इसकी कंप्लेन करके रहूंगा, और उन्होंने करी भी। इंस्पेक्टर साहब ने इस बात की कंप्लेन करी जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उनको, और इससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पे सीजीएम साहब ने जो एसपी को कंप्लेन करी थी और इंस्पेक्टर साहब ने वहां के जो हाई कोर्ट है वहां के रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर दी, और इससे दोनों के बीच टेंशन बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद वापस एक समय आया 25 सितंबर 1988 का, यानी कि दोनों के बीच टेंशन तो चली रही थी। इंस्पेक्टर साहब सीजीएम साहब के चैम्बर में गए। सीजीएम साहब का चैम्बर मतलब उनका ऑफिस, उनका कोर्ट रूम के बगल में उनका ऑफिस होता है। वो उनके चैम्बर में जाके उनको बोलते हैं कि सर मुझे आपसे किसी केस के बारे में डिस्कस करना है। वो केस क्या था सर, वो केस ये था कि 90 दिन के अंदर उनको कुछ फाइलिंग करनी थी और वो उसकी फाइलिंग नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ कुछ केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। ये डिस्कशन उनके चैम्बर में चला और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि इस केस की फाइल मेरे पुलिस थाने में है, मैं आपको रात को इनवाइट करता हूं, आज केस खत्म हो जाने के बाद, कोर्ट के बाद आप एक काम करिए, थाने आइए और वहीं आके इसकी फाइल को स्टडी कर लीजिए ताकि हम काम आगे आसानी से बढ़ा पाएं। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद जो है 25 सितंबर 1988 यानी कि उसी दिन रात को 8:35 पे एक पुलिस की जीप आती है। कहां पे, जो हमारे पटेल सर है यानी कि जो जज साहब हैं उनके घर पे, और उनके घर पे एक गाड़ी आती है जो कि है पुलिस की जीप, और वो पटेल साहब को गाड़ी में बैठाती है और पुलिस थाने लेके चली जाती है। उसके बाद क्या होता है सर, हमें यह जानना है कि पुलिस थाने में आखिरकार हुआ क्या। उसको जानने से पहले आपको मैं अगले दिन की कहानी बताता हूं। अगले दिन एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई, न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी, और वो रिपोर्ट ये थी कि जो हमारे जज साहब हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और वो शराब की पी हुई हालत में पाए गए पुलिस थाने में, और उन्होंने बहुत ज्यादा बवाल किया। ये बात मिली लोकल न्यूज़पेपर में। अब इस समय हुआ क्या, यानी कि उनके वहां पे हमने लास्ट जो चीज पढ़ी थी वो क्या थी सर, वो ये थी कि जो जज साहब थे वो पुलिस की जीप में बैठे और पुलिस थाने पहुंचे। लेकिन ये रात के 8:30 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन ये खबर आई। इसको जानने के लिए आपको कहानी के दो रूप को सुनना पड़ेगा। वो दो रूप क्या है सर, जज साहब ने बोला एक पार्ट ऑफ द स्टोरी और पुलिस ने बोली दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी। दोनों के पार्ट को सुनिए। सबसे पहले जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला कि जब ये लोग मुझे गाड़ी से लेने आए तो मैं गाड़ी में बैठ गया और मैं पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस थाने जब मैं पहुंचा तो वहां पे मुझसे कुछ देर बात करी और उसके बाद ये मुझसे बहस करने लगे। जब मैंने बहस का जवाब दिया तो इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और एक शराब की बोतल उठाई और मेरे मुंह में डाली और मुझे इन्होंने इंटॉक्सिकेट किया, यानी कि शराब पिलाया। उसके बाद इन्होंने उठा के मुझे जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद मुझे उठा के ये हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में ले जाके इन्होंने मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया कि मैंने शराब पी रखी है। उसी वक्त इन्होंने कुछ प्रेस रिपोर्टर्स को भी बुलवाया और मेरी तस्वीर खिंचवा ली और उसको इन्होंने अखबार में दे दिया। ये कहानी थी जज साहब की। उसके बाद पुलिस ने क्या जवाब दिया, पुलिस ने बोला कि 8:35 पे ये जीप पे बैठे और हमारे पुलिस स्टेशन आ गए। उस समय इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। ये हमारी चेयर पे बैठे और उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हमसे इस तरह की अभद्र भाषा में बात करने लगे। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह की बात करी उससे हम लोगों को हुई बहुत ज्यादा दिक्कत, तो हमने इनको अरेस्ट कर लिया और उनको उठा के हमने लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद ये हमें धमकी देने लगे कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हमारा वो करवा लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराने इनको हॉस्पिटल ले गए। वहां पे ऑलरेडी से कुछ प्रेस रिपोर्टर्स थे जिन्होंने इनकी तस्वीर खींच ली। इसमें हमारी मजबूरी है। अब इसमें किसकी साइड ऑफ स्टोरी सही है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच कुछ तो टसल बहुत ज्यादा हुआ था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्नाइजेंस लिया और यहीं से शुरुआत हुई जज के अरेस्ट के गाइडलाइंस की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको हम ध्यान से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे कोई मजिस्ट्रेट हो, जज हो या कोई दूसरा जुडिशियल ऑफिसर हो, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट है तो उसका भी अरेस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के किसी दूसरे नागरिक का किया जाए। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसका बिल्कुल फ्री रहना और किसी के दबाव में ना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम जज के अरेस्ट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहां पे आपको दे रहे हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं किसी जज के अरेस्ट को लेके। सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो है इंटीमेशन बिफोर अरेस्ट, यानी कि अगर कभी भी किसी भी जुडिशियल ऑफिसर का अरेस्ट होना है तो उससे पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को या हाई कोर्ट को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप उस जज को अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है फॉर्मल अरेस्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसी जज को अरेस्ट करना ही पड़ेगा तो वो सिर्फ एक फॉर्मल अरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप उनके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और किसी जगह पे रोक सकते हैं। ये वैसा अरेस्ट नहीं होगा कि आप उनको हथकड़ियां पहनाएं और उनको घसीटते हुए लेके जाएं और थाने में ले जाके लॉकअप में बंद कर दें। इस बात को आपको इंश्योर करना है। उसके बाद है इंटीमेशन आफ्टर अरेस्ट, यानी कि अगर अरेस्ट हुआ है तो उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज हैं और उसके साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, दोनों को इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले अरेस्ट से पहले आपको एक इंटीमेशन देना है, उनको एक हिंट देना है कि आप अरेस्ट करने वाले हैं। अरेस्ट अगर कर
लिया तो उसके तुरंत बाद जो डिस्ट्रिक्ट के जज हैं और उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, दोनों को इस बात की खबर पहुंचानी है कि हमने आपके अंडर में काम करने वाले एक जज को अरेस्ट किया है। उसके बाद नॉट टेकन टू पुलिस स्टेशन, यानी कि कभी भी कोई एक जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाया जाएगा जब तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपनी परमिशन ना दे दे। यानी कि इस केस में जैसे कि सीजेएम साहब का अरेस्ट हुआ तो उनको पुलिस थाने लेके नहीं जाया जा सकता। आप तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इस बात की अलाउंस ना दे दे। उसके बाद इमीडिएट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, यानी कि जैसे ही आपने उनको अरेस्ट किया, जो भी अंडर अरेस्ट है उनको आप तुरंत क्या करेंगे, कम्युनिकेशन एक्सेस देंगे ताकि वो अपने कॉलीग से और अपनी फैमिली से बात कर पाए। ये किसको राइट मिलेगा? उस जज को जो कि अरेस्ट हुआ है। नो स्टेटमेंट, पंचनामा, मेडिकल टेस्ट। अगर आपने कभी भी किसी जज को अरेस्ट कर लिया तो उसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, कोई पंचनामा नहीं भरा जाएगा और उसके साथ ही साथ उनका कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। उसके साथ ही साथ नो हैंड कफिंग, यानी कि कभी भी किसी भी जज के ऊपर हैंड कफिंग नहीं करी जाएगी। और अगर हैंड कफिंग कर दी, यानी कि अगर आपने हैंड कफिंग करी और आपने कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिया कि हैंड कफिंग करने की जरूरत क्यों थी, तो आपको गिल्टी माना जाएगा कि आपने कोई अपराध किया है और आपने रूल्स को ब्रेक किया है। यानी कि अगर कभी भी किसी जज को अरेस्ट करना है तो वो फॉर्मल अरेस्ट होगा। जैसे ही वो अरेस्ट हुआ वहां पे आपको तुरंत इंफॉर्म करना है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज को। कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई पंचनामा नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। तुरंत उनको फॉलो अप करने दिया जाएगा अपने कॉलीग और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और उसके साथ ही साथ उनकी हैंड कफिंग भी नहीं करनी है। और इस पूरे प्रोसेस से पहले आपको डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट में इस बात को इंटिमेट करना है कि हम आपके अंदर काम करने वाले किसी जज को अरेस्ट करने वाले हैं। तो ये था सबसे बड़ा केस लॉ किसी जज के अरेस्ट का, जो आपको इस बात को क्लियर कट बताता है कि एक जज को अरेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। अब ऐसे और भी बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे जो छोटी छोटी चीजें बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्ट है जिसका सेक्शन 3 हमें यह बताता है कि जजेस अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी कि जब वो कोर्ट में बैठे हैं या अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं जो वो अपने गुड फेथ में कर रहे हैं, यानी कि अच्छे भाव से कर रहे हैं, तो उसको क्राइम नहीं माना जाता और उसके तहत उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस और भी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इस इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इम्यूनिटीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये केस और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लैंडमार्क हैं जो फॉलो करी जाती हैं किसी भी जज के अरेस्ट में। तो ये था हमारा वीडियो जहां हमने देखा कि किसी जज को अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा।